यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। सब आज हम 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका 2023 का ही पेपर है जो कि आपका केरला पीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था। जो भी अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देते हैं वो पेपर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो भी पेपर 2023 में हुए हैं जनवरी से लेके अभी रिसेंट की डेट तक वो आपको सॉल्व करवाए जाएँ। तो जैसे जैसे मेरे पास पेपर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं वो पेपर आपको डेली एक पेपर अपडेट किया जा रहा है। तो ये रिसेंट का ही पेपर आपका होने वाला है। और जो भी लोग चैनल पर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। कल एक जो पेपर हमने अपडेट किया था जिसमें पूरे 100 MCQs थे, तो उसमें एंड में कुछ कमेंट्स थे कि आधा अधूरा पेपर मत करवाइए। तो आधा अधूरा पेपर गाइस मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाया था, पेपर पूरा था। बट जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको ऑलरेडी या फिर हम ये कह सकते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट आंसर याद करने की ज़रूरत है वो मैंने वहाँ पे आपको डायरेक्ट बताए हुए थे ताकि आपका भी टाइम कम लगे और आपको इजीली चीज़ें समझ में भी आएँ। बट इस पेपर में आपको पूरे विथ ऑप्शंस के एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट है जो ना रह जाए। तो यहाँ पर और जो भी लोग MP ग्रुप 5 का पेपर देने वाले हैं या फिर ऑल इंडिया CHO एग्ज़ाम देते हैं, NHM एग्ज़ाम देते हैं, ANM पेपर देते हैं, तो वो सब इस क्लास को ज़रूर देखें। और जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं MP ग्रुप 5 की, NHM की या फिर स्टाफ नर्स की, तो वो डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं का मतलब आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप ओनली क्लासेस में कहते बस हैं कि आपको PDF अवेलेबल होंगी। तो मैंने आप सभी से एक चीज़ क्लियर कट कही हुई है कि जो आपको PDF मिलती है उनका आपको चार्जेस लगता है और कुछ आपको चार्जेस कम कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देख के या फिर आपके जो भी जिस तरीके से भी आप बात करते हैं उसको लेके। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। और जो भी लोग नहीं ले पाते उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं की जाती कि आपको PDF अलग दी जाएंगी, चैनल पे अलग चीज़ें आएंगी। आपके लिए वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, वही PDF फॉर्मेट आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एंड डायस्टोलिक एंड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम्स फॉर्म्स द। तो यहाँ पे देखिए एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है जो क्या है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, डायस्टेसिस, आर्टेरियल स्ट्रोक। तो यहाँ पर एक कार्डियक आउटपुट के लिए हमने कल ही एक क्वेश्चन पढ़ा था जो क्लास ली गई थी आपकी कि कार्डियक आउटपुट है क्या, क्या है कार्डियक आउटपुट है क्या। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि जो एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से मिलके क्या बनाएगी आपकी कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कार्डियक आउटपुट। दैट मीन्स कि आपका जो हार्ट है 1 मिनट में कितना अमाउंट पंप करेगा ब्लड आपका हार्ट, वो है यहाँ पर कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन में है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम, डायस्टेसिस, आर्टेरियल सिस्टोल। तो इनमें से आपका आंसर होगा कार्डियक आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट इज these are venous spaces situated in the middle cranial fossa either side of sphenoid bone। तो स्फेनॉइड बोन के कहाँ पर, स्फेनॉइड बोन के साइड में है जो वीनस स्पेस है मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर लेकिन स्फेनॉइड के साइड में। तो ये क्या है, सिग्मोइड साइनस, स्ट्रेट साइनस, कैवर्नस साइनस या फिर पेट्रोजल साइनस। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर कहा है कि वीनस स्पेस सिचुएटेड इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, जो कि दोनों साइड है कहाँ पर, स्फेनॉइड बोन के। तो ये क्या है, कैवर्नस साइनस। कौन से, कैवर्नस साइनस। नेक्स्ट इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एपिसोड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड एपनिया। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इरेगुलर एपिसोड्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और एपनिया। एपनिया का मतलब है कि सांस ही नहीं आ रही है लेकिन इरेगुलर है। एपनिया का मतलब है कि ब्रीदिंग स्टॉप है, रेस्पिरेशन स्टॉप है लेकिन इरेगुलरिटीज़ भी है साथ में। तो ये क्या है, ऑप्शन में चाइनीज स्ट्रोक ब्रीदिंग, बायोट्स ब्रीदिंग, पीरियोडिक ब्रीदिंग या फिर डिस्निया। तो यहाँ पे आप भी अपने आंसर हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी प्रीमियर क्लास चलती है जिसमें आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिसमें एपनिया भी है लेकिन इरेगुलर एपिसोड्स भी हैं। तो ये आपका कहलाएगा क्या,
बायोट्स ब्रीदिंग क्या होगा, ये कहलाएगा आपका बायोट्स ब्रीदिंग। डिस्निया में तो डिफ़िकल्टी होगी। चाइमी स्ट्रोक ब्रीदिंग है जो, क्या है, चाइमी स्ट्रोक जो ब्रीदिंग है, तो चाइमी स्ट्रोक ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी किस केस में, जब जनरली पर्सन के लिए ब्रीदिंग पैटर्न बहुत फास्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सोने के टाइम पे स्पेशली ये देखने को मिलेगा, और एपनिया भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि रेगुलर एपिसोड्स हैं ब्रीदिंग के, लेकिन साथ में आपको एपनिया भी हुआ है, तो ये है क्या, ये कहलाएगा आपका बायोट्स ब्रीदिंग। नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कहा है कि जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो हाइड्रोजन आयन है, ये इनका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेले, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ये डीसीटी में होगा, पीसीटी में होगा कि लूप ऑफ हेले या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, कहाँ पर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन का रीअब्जॉर्प्शन। तो ये होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, कहाँ पर, डीसीटी में। नेक्स्ट इज द सेल बॉडी विच कंट्रोल स्केलेटल मसल एक्टिविटी। तो स्केलेटल मसल एक्टिविटी को कौन सी सेल्स कंट्रोल करेंगी, बैट्स सेल्स, वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपने ब्रोका भी पढ़ा है, बैट्स भी पढ़ी हैं, वर्निक्स भी पढ़ी हैं, तो कौन सी सेल्स हैं, कौन सी सेल हैं यहाँ पर जो क्या करेंगी, आपकी मसल एक्टिविटी, स्केलेटल मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेंगी, तो वो होगी आपकी कौन सी सेल्स, बेड सेल्स। कौन सी, बेड सेल्स, जो कि लार्जेस्ट प्रोजेक्शन न्यूरॉन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, कहाँ के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में सबसे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये आपकी मसल एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज दिस लीड्स टू कार्डियक अरिथमिया, एल्कलोसिस, सिंकोप एंड मसल वीकनेस। अब यहाँ पर इस सिम्टम ही बता दिए सीधे कि कार्डियक अरिथमिया है, एल्कलोसिस भी है, सिंकोप भी हो रहा, मतलब बेहोशी टाइप की भी हो रही है, मसल वीकनेस भी हो रहे हैं। तो ये किसके साइन है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया के। तो जितने भी यहाँ पे साइन बताए गए हैं, साइन किसके हैं, किसके साइन है, जिसमें कार्डियक अरिथमिया भी हो रहा है, आपको मसल वीकनेस भी हो रही है, सिंकोप भी हो रहा है, तो ये सब किसके साइन हैं, तो ये सभी साइन किसके हैं, हाइपोकैलेमिया का मतलब है लो पोटेशियम लेवल। क्या है, लो पोटेशियम लेवल आपकी बॉडी में होना, जिसके कारण आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, साथ ही साथ आपको सिंकोप, बेहोशी टाइप की भी फील होगी। नेक्स्ट इज in this condition in children the effects are diminished growth, lack of sexual development, obesity, learning disabilities। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे का डिमिनाइज्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ क्या है, रुकी हुई है, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी ना के बराबर है, बच्चा मोटे होते जा रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी है। तो कौन से सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, लॉरेन लेवी सिंड्रोम, सीहान सिंड्रोम, साइमन डिसीज या फिर फ्रोलिच सिंड्रोम। कौन से सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे में क्या है, डिमिनाइज्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, बच्चे में क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे का ग्रोथ के अलावा सेक्सुअल डेवलपमेंट भी क्या है, रुका हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा फ्रोलिच सिंड्रोम, फ्रोलिच डॉर्फिज्म, जो कि आपके इंक्रीज्ड और एक्सेसिव ईटिंग के कारण होगा। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, जिसके कारण सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और जनरली आपकी इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्पेशली मेल में देखने को मिलेगा यदि, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस बहुत ही छोटी रहेंगी, और यहाँ पर आपका एक तरीके से हमें कहें कि जो पूरा ऑल ओवर ग्रोथ है क्या है, वो स्टॉप रहेगा, बच्चा तोंदू टाइप का रहेगा, पेट निकला हुआ रहेगा, लेकिन उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो कैसे रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, आपका फ्रोलिच सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। ये क्वेश्चन तो भाई हर एक नर्सिंग एग्जाम में आ रहा है, को भरोसा ना हो तो 20 पेपर जरूर सॉल्व करके देखें, 20 में से 10 पेपर में आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर डिप्थीरिया की जो ससेप्टिबिलिटी है किस टेस्ट से होगी, स्मीयर कल्चर, सीरोलॉजिकल, लीस्मान स्ट्रेन या फिर सिक टेस्ट। तो होती है सिक टेस्ट से। कौन से टेस्ट से, सिक टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इफ द इन्फेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इट इज नोन एज। जब इन्फेक्शन आपको ट्रीटमेंट के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के दौरान होगा तो वो क्या है। ऑप्शन में नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन या फिर री इन्फेक्शन। तो जब आपको किसी भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के टाइम पर इन्फेक्शन मिल जाए तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, वो कहलाता है याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आपको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या फिर डॉक्टर से आपको मिलता है या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी से, स्पेशली आपके ट्रीटमेंट के टाइम पे या फिर आपके इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। यदि आप हॉस्पिटल में 48 घंटे तक रहे, आप स्वस्थ थे, लेकिन वहाँ जाके इन्फेक्शन हो गया आपको, तो वो कहलाएगा नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। किसी दूसरे से लगा हुआ इन्फेक्शन वो कहलाएगा आपका क्रॉस इन्फेक्शन। और री इन्फेक्शन का मतलब आपको बार बार कोई भी इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूमिगेटिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूमिगेटिंग वार्ड्स, सिक रूम्स एंड लेबोरेटरी। तो जो वार्ड है उसको फ्यूमिगेट करने के लिए, सिक रूम और लेबोरेटरीज को फ्यूमिगेट करने के लिए क्या है जो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में हैलोजन, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एथिलीन ऑक्साइड। सबको पता है ओटी फ्यूमिगेट करने के लिए, लैब फ्यूमिगेट करने के लिए, सभी रूम वगैरह हॉस्पिटल को उनको फ्यूमिगेट करने के लिए एक ही गैस अपनाई जाती है, वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द नीड which motivate human behavior such as a need for achievement, need for affiliation। तो कौन सी थ्योरी है जिसमें आपके बिहेवियर को लेके स्पेशली किस चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्या आपके अचीवमेंट हैं और क्या आपको और एफिलिएट करना है, जिन चीज़ों से आपको जुड़ना है, तो वो कौन सी थ्योरी है। मास्लो थ्योरी, फ्रूट्स थ्योरी, मैकडोनाल्ड थ्योरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये कौन सी थ्योरी है जिसमें ऐसा कहा गया है, नीड्स, अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन। तो ये सबको पता है थ्योरी कौन सी है यहाँ पर आपकी, ये थ्योरी है आपकी मास्लो की हेयर की नीड्स थ्योरी। कौन सी, मास्लो की हेयर की नीड्स थ्योरी। नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सोशियोलॉजी किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। ऑप्शन में है आपको सोशल फिनोमिना, इज फैक्चुअल, फ्रेम्स लॉ एंड अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट या फिर अबव ऑल। किस पर बेस्ड है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी इन सभी चीज़ों पर बेस्ड रहेगी। किस पर, सभी फैक्ट्स पर बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी सिस्टम्स कन्वर्ट स्टिमुलस एनर्जी इनटू न्यूरल मैसेज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसा सेंसरी सिस्टम जिसमें आपकी जो स्टिमुलस एनर्जी है न्यूरल मैसेज में कन्वर्ट होगी, तो क्या कहलाएगा, सेंस परसेप्शन, अटेंशन, पैराथीसिया या फिर सेंसरी ट्रांसडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें आपकी यहाँ पर सेंस, जो आपकी चीज़ें हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपके न्यूरल मैसेज, जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा सिग्नल पहुँचने वाला जो काम रहेगा, वो सब चीज़ें होना, वो क्या है, वो कहलाएगा आपका सेंसरी ट्रांसडक्शन। क्या है, सेंसरी ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट वन इज विच कम्बाइंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। तो रीजनिंग और इमेजिनेशन किस थिंकिंग का हिस्सा है आपकी, क्रिएटिव, फ्री, ड्रीमिंग या फिर डे ड्रीमिंग। तो ये आपका हिस्सा रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग का। कौन सी थिंकिंग का, क्रिएटिव थिंकिंग का। नेक्स्ट वन इज इट इज़ द सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी दैट बिल्ड अप एंड नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन सम वे। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी है। क्या है, सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी है जिसको किसी ना किसी तरीके से आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ईगो, सुपर ईगो, आईडी या फिर अबव ऑल। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आईडी। क्या है यहाँ पर, ये आईडी। आईडी, ईगो, सुपर ईगो हमने पढ़े हैं पर्सनालिटी में, तो उनमें से एक यहाँ पर है कि
सेक्सुअल एनर्जी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर क्या है आपकी आईडी। नेक्स्ट इज ही सेड दैट पीपल डिफर अलोंग 3 पर्सनालिटी डायमेंशन, एक्स्ट्रावर्सन, इंट्रोवर्सन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म। तो यहाँ पर किसने कहा है कि पर्सनालिटी के डायमेंशन कहा है, इंट्रोवर्सन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। तो किसने कहा है, एल्पोर्ट ने, कैटल ने, आइजनैक ने या फिर कॉस्टा एंड मैकेर ने। किसने कहा है कि यहाँ पर पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन हैं, ये कहा है आपके आइजनैक ने। किसने, आइजनैक ने। नेक्स्ट इज इट स्ट्रेंथन आवर रिस्पॉन्स बाय रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके एवर्सिव स्टिमुलस जब आप रिमूव करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी। क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव, कंटिन्यूअस या फिर पार्शियल। ये कहलाएगा आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द चीफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर। तो सोशलाइजेशन के लिए सबसे मेन एजेंसी क्या है, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स या फिर वॉल। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सोशलाइजेशन में जितनी फैमिली ज़रूरी है उतना स्कूल भी ज़रूरी है, उतने दोस्त भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अबव ऑल। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ए सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो एक सोशल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, सोशल ग्रुप है जिसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब एक हिस्सा बटा हुआ है, कॉमन वैल्यूज़ है वहाँ की, कॉमन इंटरेस्ट है। तो ये क्या होगा, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर या फिर अबव ऑल। ये कहलाएगी आपकी कम्युनिटी। बाउंड्री में जो चीज़ बंधी हुई है वो ओनली, यदि जियोग्राफिकल बाउंड्री टर्म यूज़ किया जाता है कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, मतलब वो क्या हो गई आपकी कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू विच अ पर्सन अनकॉन्शियसली फॉरगेट्स अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसमें अंडरलाइन करते जा रही हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें पर्सन अनकॉन्शियसली, उसको याद ही नहीं है जो उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे हिस्से थे या फिर सबसे बुरे हिस्से थे उनको भूल जाए, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को भूल जाए। रीइंफोर्समेंट, रिग्रेशन, रिप्रेशन या फिर रिटेंशन। तो कहलाएगा उसका क्या, रिप्रेशन। क्या है, रिप्रेशन। गिल्ट फील होना तो रिग्रेशन में होगा, लेकिन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को ही भूल जाना वो क्या कहलाएगा, रिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट रिफ्लेक्ट द प्राइमरी गोल, वैल्यू, ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोफेशन। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है कौन कौन से, प्राइमरी गोल के, वैल्यू के और ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोफेशन के। तो ये क्या है, नर्सिंग स्टैंडर्ड है, बिल ऑफ राइट है, कोड ऑफ एथिक्स है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट बताए गए हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स। क्या है यहाँ पर आपका कोड ऑफ एथिक्स है आपकी नर्सिंग के, जिसमें आपके प्राइमरी गोल्स, वैल्यू और जो स्टैंडर्ड्स हैं आपको मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट गेट टैबलेट मॉर्फिन फॉर क्रॉनिक पेन एंड डेवलप कॉन्स्टिपेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि आपने किसी पर्सन को सीवियर पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दे दी है, तो यहाँ पर मॉर्फिन के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ है। तो ये क्या है, इडियोसाइनेट्रिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर मॉर्फिन के कारण यदि पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या कहलाएगा आपका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट इज अलोंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रिजेक्टिंग मीन्स। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े, बहुत सारे हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है आपके लिए, साउंड भी हो सकता है, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। लेकिन रिजेक्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिंग कम्युनिकेटिंग इनटू एरियाज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, रिफ्यूजिंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स, आस्किंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेकिंग द क्लाइंट टू एडमिट समथिंग। तो यहाँ पर रिजेक्टिंग का मतलब क्या है, तो इस रिजेक्टिंग का मतलब होगा यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपने क्या कर दिए अपनी कम्युनिकेशन, यदि बैरियर की बात हो रही है, कुछ पॉइंट यदि आपने सही से बताया ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर रिजेक्टिंग का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स को आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब सुनने से मना ही कर दिया। नेक्स्ट इज द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय सिंपल फेस मास्क शुड नॉट बी लेस देन।
तो सिंपल फेस मास्क यदि आप ऑक्सीजन देने के लिए यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितने से ज़्यादा कितने से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 5 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट या फिर 2 लीटर पर मिनट। कितने से कम नहीं होना चाहिए? 5 लीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स इज नोन एज, पल्स बहुत फास्ट तरीके से कोलैप्स हो रही है तो वो क्या है? बाइजेमिनल, वाटर हैमर, बाउंडिंग या फिर पैराडॉक्सिकल पल्स। तो ये कौन सी पल्स कहलाएगी जिसमें पल्स क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। तो ये कहलाएगी आपकी वाटर हैमर पल्स। कौन सी? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल केयर टू बी डन व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। तो यहाँ पर जब आपको लगता है कि पर्सन क्या है, कुछ केमिकल के कारण जला है, तो आपका इमीडिएट केयर क्या होगी? ट्राई टू न्यूट्रलाइज द केमिकल, कवर द बर्न एरिया, फ्लड विथ वाटर, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आपने कई बार पढ़ा केमिकल बर्न की जो पर्सन आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पर भी जिस केमिकल बर्न हुआ है, केमिकल गिरा है, उस एरिया को आपको जो टैप ओपन करके कंटिन्यूअसली वॉश करते जाना, बिना किसी साबुन सोप यूज़ किए डायरेक्ट आपको क्या करना है? वॉश करना है, धुलना है। तो रनिंग टैप वाटर में, तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा फ्लड विद द वाटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इनमें से आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा? 10% डेक्सट्रोज, 3% सलाइन, रिंगर लैक्टेट या फिर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पर कौन सा है? तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है यहाँ पर रिंगर लैक्टेट। क्या है? रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट इज सुटेबल पोजीशन फॉर गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो यदि कुछ भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होना है, आपका वेजाइनल चेक होना है या फिर आपका सर्वाइकल एरिया चेक होना है, मतलब कोई भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, कौन सी पोजीशन दी जाएगी? सिम्स, लिथोटॉमी, सुपाइन या फिर प्रोन। तो जो पोजीशन दी जाएगी वो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्शन विथ रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर सही एक्शन क्या है डॉक्यूमेंटेशन को लेके? चार्ट इन एडवांस ऑफ द इवेंट, यूज वैग्यू टर्म्स, चार्ट फॉर समवन एल्स, यूज ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी चीज़, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो हमेशा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एमफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि दूसरों को भी वो समझ में आए। तो डॉक्यूमेंटेशन में सभी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेसिडियल यूरिन वॉल्यूम। जो नॉर्मल रेसिडियल यूरिन वॉल्यूम है वो होती है 50 से 100 ml। कितना? 50 to 100 ml। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब क्या है? एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिसीज विल एवर अकर। तो ये आपका प्राइमरी में आएगा। एक्शन दैट हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिसीज। दूसरा है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज और प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होगा कि यदि किसी रिस्क फैक्टर से डिसीज और ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में जाती है, उसको हमें प्रिवेंट करना। तो क्या? प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? पोलियो, बीसीजी, डीपीटी या फिर मीजल्स। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पर होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन इज वन विच। तो यहाँ पर डिसइंफेक्शन कौन सा है? किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, किल्स वायरस, किल्स बैक्टीरिया ओनली, किल्स स्पोर्स ओनली। तो डिसइंफेक्शन में ओनली बैक्टीरिया बस मरेंगे। क्या है? बैक्टीरिया मरेंगे। डिसइंफेक्शन से वायरस है जो नहीं मरेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किल्स बैक्टीरिया ओनली। नेक्स्ट वन इज वाइट पॉलिश्ड राइस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ। तो यदि चावलों की बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग हो जाती है तो ये किसकी कमी कॉज करेंगे? विटामिन ई, थायामिन, राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन के। हमने पढ़ा है कि जो मिल्स में चावल की पॉलिशिंग वगैरह होती है उसके कारण चावल से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो वो है थायामिन, और इसी की कमी होगी। नेक्स्ट इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नोन एज। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी एक डेवलपमेंट कमेटी, एक प्लानिंग कमेटी है। तो ये कौन सी है? करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी,
भोर कमेटी या फिर मुदलियार कमेटी, तो कौन सी कमेटी है? तो ये है आपकी मुदलियार कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट इज मिड डे मील। मिड डे मील कंटेन्स प्रोटीन एंड कैलोरीज इन व्हाट प्रोपोर्शन? तो मिड डे मील के तहत कितना प्रोटीन और कितनी कैलोरी दी जाती है? हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरीज, 1/3 प्रोटीन एंड हाफ कैलोरी, 1/3 प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरी, या फिर हाफ प्रोटीन एंड हाफ कैलोरी। तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो कैलोरीज और प्रोटीन दी जाती है वो होता है हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरी का अमाउंट। कितना? हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरीज है जो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑप्शन है द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, टू हेल्प पुअरर नेशन डेवलप देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, टू हेल्प नेशन राइज लिविंग स्टैंडर्ड एंड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड कंट्रीज। तो यहाँ पर WHO का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या एम है? तो यहाँ पर WHO का एक ही एम है कि सभी लोगों को हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ की सुविधाएं प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट वन इज WHO से आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसका वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते? 7 अप्रैल को स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ पर? और रिसेंट में इसकी 2023 की थीम क्या रही है? आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेप्ट। फूड फोर्टिफिकेशन के सब एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब पहले आप समझें कि है क्या। जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, मैं ये चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको, आप कोई से भी एग्जाम्स देते हैं नर्सिंग के, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। इसी साल का पेपर है तो आपको एक बार ये देख के ज़रूर जाना है। फूड फोर्टिफिकेशन एक होता है एडल्ट्रेशन, मतलब ऐसे नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिला देना जिससे अमाउंट बढ़ जाए बट क्वालिटी बिगड़ जाए। फूड फोर्टिफिकेशन में इसके अपोजिट होगा, मतलब ऐसी चीज़ें मिलाना जिससे जो आपके खाने पीने की आइटम्स है उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी भले बढ़े या ना बढ़े, क्वालिटी और जो न्यूट्रिशियस लेवल है वो बढ़ जाए। तो फूड फोर्टिफिकेशन के सब एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सेफ्रॉन इन मिल्क, विटामिन ए इन वनस्पति। तो क्या है जो फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है? तो फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, विटामिन ए वनस्पति घी में मिलाना, लेकिन सेफ्रॉन इन मिल्क इसका एग्जाम्पल नहीं है। किसका? सेफ्रॉन इन मिल्क। नेक्स्ट वन इज द पेरिफेरल आउटपोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया। तो यहाँ पर रूरल एरिया में, कहाँ पर? रूरल एरिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कौन सा होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर फैमिली हेल्थ सेंटर। तो कौन से होंगे यहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम? पेरिफेरल आउटपोस्ट, मतलब जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे होगा आपका सब सेंटर। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन में विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ए, प्रोटीन या फिर पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज बैटल साइन रिफर्स टू। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है जिसमें कान के पीछे या फिर आपको कान में इंटरनल इंजरी हुई है उसके कारण कान के यहाँ पे आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर। तो बैटल साइन क्या है? इकोमायोसिस ऑफ फ्लैंक एरिया, इकोमायोसिस अराउंड द आईज, इकोमायोसिस ऑफ द वर्टिब्रल एंगल या फिर मास्टॉइड एरिया। किस एरिया में जो बैटल साइन है देखने को मिलेगा, ये हमने कई बार विथ इमेज के भी पढ़ा है। तो वो होता है मास्टॉइड एरिया के यहाँ पर, इकोमायोसिस ऑफ द मास्टॉइड एरिया, जो कि क्या कहलाएगा? बैटल साइन। और ये देखने को मिलता है या तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरनल इंजरी हुई है कि जो आपका मास्टॉइड एरिया है वो क्या रहे, या फिर हम ये कहेंगे इंटरनल फ्रैक्चर रहेगा वहाँ पर तब। तो ये क्या कहलाएगा? बैटल साइन। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ स्लीप विथ EEG पैटर्न, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी पैटर्न सिमिलर टू नॉर्मल अवेक पैटर्न इज। तो स्लीप की, सोने की कौन सी स्टेज है जो कि EEG पैटर्न से आपके नॉर्मल जगने के पैटर्न के जैसी ही होगी? स्टेज 1 नॉन रैम स्लीप, REM स्लीप। स्टेज 4 कौन सी स्लीप में पैटर्न होगा? तो ये होगा REM स्लीप में। नेक्स्ट इज स्टैग हॉर्न कैलकुलाई आर मेड अप ऑफ। तो स्टैग हॉर्न कैलकुलाई किससे बनेंगे?
कैल्शियम ऑक्सलेट, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन या फिर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या है, स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। क्या है, स्टैगहॉर्न कैलकुलस, जो कि यहाँ पर एक तरीके के किडनी स्टोन है जो कि रीनल पेल्विस को क्या करेंगे, ब्लॉक करने का काम करेंगे। रीनल पेल्विस स्टोन विथ एक्सटेंशन इनटू द रीनल क्लेसेस। सीधी सी बात है, कैलकुलाई मतलब स्टोन, और जो स्टैगहॉर्न जनरली जो यहाँ पर हमें कहेंगे कि जो कैलकुलस बनते हैं किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनेंगे, लेकिन जो स्टैगहॉर्न है ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण बनेंगे। किसके कारण, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण। जब स्टैगहॉर्न रीनल स्टोन है या फिर रीनल स्टैगहॉर्न कैलकुलाई ये बनते हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन के कारण सबसे ज़्यादा बनेंगे, और यूटीआई इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर जो स्टैगहॉर्न कैलकुलाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, हाइपर कैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, फिर हाइपर नाइट्रेमिया। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके कैल्शियम लेवल को मैनेज करने का काम करेगी, लेकिन यदि इसी में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो यहाँ पर हाइपर कैल्सेमिया की सिचुएशन डेवलप होगी, मतलब कैल्शियम का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पैनसाइटोपनिया इज प्रेजेंट इन। पैनसाइटोपनिया किस में होगा, एप्लास्टिक एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, हेमोलाइटिक एनीमिया, फिर परनीसियस एनीमिया में। तो पैनसाइटोपनिया क्या है यहाँ पर, पैनसाइटोपनिया। तो पैनसाइटोपनिया किस में देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपनिया देखने को मिलेगा आपके लिए किस में, एप्लास्टिक एनीमिया में। पैनसाइटोपनिया में क्या है कि जो तीनों सेल्स हैं इनकी डेफिशिएंसी होना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या है इन तीनों की कमी होना, या तो कुछ बोन मैरो प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर जो पैनसाइटोपनिया है इनमें किस में देखने को मिलेगा, एप्लास्टिक एनीमिया में। नेक्स्ट इज वाटर हैमर पल्स इज अ फीचर ऑफ। तो वाटर हैमर पल्स किस में देखने को मिलेगी, आर्टिक एन्यूरिज्म में, मिट्रल रिगर्जिटेशन, आर्टिक रिगर्जिटेशन या फिर आर्टिक स्टेनोसिस में किस में देखने को मिलेगी वाटर हैमर पल्स, तो ये देखने को मिलेगी आर्टिक रिगर्जिटेशन में। किसमें, आर्टिक रिगर्जिटेशन में। नेक्स्ट इज हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड। तो हेमलिच मैन्यूवर, आपने हेमलिच मैन्यूवर पढ़ा, 5 बैकब्लो 5 थ्रस्ट मैन्यूवर पढ़ा, बच्चों में 5 बैकब्लो है, छोटों में बच्चों में 5 बैकब्लो और एब्डोमिनल थ्रस्ट, लेकिन बड़ों में हेमलिच। किसके लिए, टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी, टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, टू एक्सप्लेन फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर टू स्टिमुलेट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो हेमलिच मैन्यूवर है, आपने देखा होगा एक इमेज मैंने कई बार ऐड की है कि एब्डोमेन के यहाँ से प्रेस करेंगे पीछे से कोई भी पर्सन, तो क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी फॉरेन मटेरियल फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा, चोकिंग को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज। तो जो क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज अपनाया जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या है, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर सक्शन, एम्बुलेशन, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर सक्शन है, और पोस्चर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज का प्रिंसिपल वो क्या है, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर और सक्शनिंग करना। नेक्स्ट इज इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो IOP, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मतलब आंखों का जो प्रेशर है किससे नापेंगे आप, तो नापते हैं आप टोनोमीटर से। किससे, टोनोमीटर से। नेक्स्ट वन इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विथ। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किससे रिलेट करेगा, ब्रेस्ट कैंसर, ग्लियोमा, ल्यूकेमिया या फिर थायराइड कैंसर, किससे रिलेट करेगा आपका। आप भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है क्या है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है जिसमें 22 नंबर के क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी रहेगी, 9 नंबर की जगह पर 22वें नंबर का चला जाएगा और ये कहलाता है 9
922 कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और ये देखने को मिलेगा ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर के पर्सन में। नेक्स्ट इज द मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ पीसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सबसे मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है? फ्रैक्चर, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, हाइपरटेंशन या फिर सीजर्स। तो क्या है इसका जो यहाँ पर आपको कहा गया है कि ईसीटी का परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट है? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट वो रेट्रोग्रेड एमनेसिया। क्या है? रेट्रोग्रेड एमनेसिया, कुछ टाइम के लिए आपकी याददाश्त का चला जाना। नेक्स्ट वन इज लाबेला इंडिफरेंस में बी सीन इन, लाबेला इंडिफरेंस किस में देखने को मिलेगा? सीजोफ्रेनिया में, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। लाबेला इंडिफरेंशिएट हमने कई क्वेश्चंस में पढ़ा है, आई थिंक इन नॉर्सेट में भी आ चुका है, यूपीसीएचओ में भी आ चुका है लाबेला इंडिफरेंस। तो ये देखने को मिलेगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में, किसमें? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, अदर नेम ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE का दूसरा नाम क्या है? फ्रूड MSE, फॉल्स्टीन MSE, ब्रयाट्स MSE या फिर AND-C। तो यहाँ पर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का दूसरा नाम क्या है? फॉल्स्टीन MSE। क्या है यहाँ पर? फॉल्स्टीन MSE। आपको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये आपने पढ़ा भी है। तो जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, क्या है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसी के लिए फॉल्स्टीन MSE भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो इनमें से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी है? थेराप्यूटिक का मतलब है कि हॉस्पिटल में आप यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूइंग, सिंपैथी, पैराफ्रेजिंग या फिर एडवाइजिंग। तो यहाँ पर जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी? आपकी पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट इज द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? 1982 में, 1985, 1995 या 2000 में। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये कब लाया गया था? 1985 में, 1985 में। इसी एक्ट के तहत है जो आपने शाहरुख खान का जब बेटा जेल गया था, तो इसी एक्ट के तहत है जो उनको रखा गया था, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिल गई थी। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में जितनी भी नारकोटिक्स दवाइयाँ हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनका इलीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो सब इसी एक्ट के तहत आएंगे। तो क्या है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। कुछ भी गलत दवाएं वगैरह यूज़ तो नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट इज डिसओरिएंटेशन एंड विजुअल हेलुसिनेशन आर द हॉलमार्क साइन ऑफ। तो यहाँ पर दो साइन कहे हैं, डिसओरिएंटेशन है, विजुअल हेलुसिनेशन है। किसके साइन है? डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम, मैनिया, डेलीरियम या फिर सिजोफ्रेनिया के। किसके साइन है? ये हैं आपके डेलीरियम के। किसके? डेलीरियम के। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ SSRI? सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हैं जो यहाँ पर SSRI मेडिकेशन है जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या हैं? ऑप्शन में है डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, डायरिया, वेट गेन, कन्वल्जन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, जॉइंटिस और एग्रेन्यूलोसाइटोसिस। कॉमन यहाँ पर पूछे हैं तो कॉमन में पूछे जाते हैं जब आपको डिजीनेस होगा, ड्राउजीनेस होगी और मुंह बार बार सूखेगा, ड्राई माउथ रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन कैनर ऑटिस्टिक ट्रायड। जो कैनर ऑटिस्टिक ट्रायड है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? ऑटिस्टिक अलोफनेस, स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिजायर फॉर सेमनेस या फिर इम्पल्सिविटी। क्या है यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं है इसमें? कैनर ऑटिस्टिक ट्रायड में। आप लोग भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चंस याद रहें। कैनर ऑटिस्टिक ट्रायड जो कि आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए एक तरीके से यूज़ किया जाता है जिसमें आपका सोशल कम्युनिकेशन और जो आपका रिपीटेटिव बिहेवियर है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा, स्पेशली बच्चों में। तो यहाँ पर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें इम्पल्सिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्सेशन रहेगा, मतलब बार बार कोई भी आप काम करते हैं वो रहेगा।
तो यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं होगा वो क्या होगी, इम्पल्सिविटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड द पॉजिटिव साइन ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया के पॉजिटिव साइन कौन से हैं? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिसऑर्डर थिंकिंग। क्या है? डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन और थिंकिंग में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा है पॉजिटिव साइन पूछे, दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव मतलब आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव साइन वाले सीजोफ्रेनिया के पर्सन को ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एम्बिवैलेंस हो गया, यहाँ पर एनेडोनिया हो गया, इनको ट्रीट करना इजी नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में एनेडोनिया एम्बिवैलेंस है, दूसरे में भी एम्बिवैलेंस है, एनेडोनिया, ये सब क्या है, नेगेटिव साइन है। लेकिन पॉजिटिव साइन पूछे गए हैं, पॉजिटिव में आपका होगा डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्डर थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स डिस्क्राइब्ड एज। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है? एक्सटेंडेड रोल, एक्सपेंडेड रोल, जनरल रोल या फिर क्लिनिकल रोल? कौन सा रोल रहेगा यहाँ पर? वो होगा एक्सटेंडेड रोल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, टोटल 100 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखते जाइए, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज साइनोसिस नॉट सीन अ न्यूबॉर्न। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें न्यूबॉर्न बेबी में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा? मेथिमोग्लोबिनेमिया, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। किस केस में बच्चे में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा? तो मेथिलोग्लोबिनिया में देखने को मिलेगा, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में तो और 4 कंडीशन हो जाएंगी तो देखने को मिलेगा ही, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में देखने को मिलेगा। लेकिन जो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का केस है इसमें बच्चे में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रिटिकली इल चाइल्ड विथ बर्न लेस देन 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इज। बच्चा है यहाँ पर TBSA के अकॉर्डिंग, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग 20% से भी कम जला है। अब यहाँ पर कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? 1 ग्राम पर केजी 24 आवर, 1 to 1.5 ग्राम पर केजी 24 आवर, 1.5 to 2 ग्राम पर केजी 24 आवर, या फिर 2 to 3 ग्राम पर केजी पर 24 आवर। तो TBSA वाला बच्चा है, सॉरी बर्न वाला बच्चा है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया 20% से भी कम बर्न हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर उस बच्चे में जो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके चेक करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करके चेक करना है। तो यहाँ पर जो बर्न परसेंटेज एरिया कम है और यहाँ पर बर्न वाले बच्चे में आपको जब यदि फ्लूइड रिप्लेस करने के लिए कहा जा रहा है तो प्रोटीन की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी 2 से 3 ग्राम पर केजी 24 आवर। कितना? 2 से 3 ग्राम पर केजी 24 आवर। ऐसा क्यों? यदि 15% से भी कम बर्न होता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, टोटल बॉडी सरफेस एरिया में यदि यही चीज़ कही जाती कि 15% से भी कम बर्न है, तब आप ऑप्शन नंबर बी मार्क करते। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 15 से यदि 30% तक की रेंज में भी आता है बच्चा, तब यहाँ पर आपका जाएगा कितना? तो यहाँ पर आपका जो अकॉर्डिंग टू रेंज जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो भी बर्न परसेंटेज एरिया के हिसाब से जाएगा, तो 20 से 25% कैलोरीज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वो होगा आपका 2 से 3 ग्राम पर केजी 24 आवर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपगार इवैल्यूएशन ऑफ न्यूबॉर्न। तो यहाँ पर अपगार इवैल्यूएशन है जो न्यूबॉर्न बेबी में अपगार आप करते हैं जब जन्म होता है तुरंत बाद और उसके 5 मिनट बाद। क्या चीज़ें हैं जो नहीं होंगी? बेबी का कलर चेक किया जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किए जाते हैं, SpO2 चेक किया जाता है, मसल टोन चेक किया जाता है। क्या है जो यहाँ पे इंक्लूड आपका नहीं होगा? तो वो होगा यहाँ पर SpO2 लेवल, कलर, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन है जो चेक की जाती है। नेक्स्ट है डेली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड विथ वेट 22 kg। बच्चे का वजन 22 किलोग्राम है, तो डेली कितने फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी? 1540 ml, 2200 ml, 1100 ml, 1560 ml और 1560 ml और 1560 ml।
बच्चे का वजन यदि 22 किलोग्राम है तो कितने फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी? होगा 1540 ml। कितना? 1540 ml। नेक्स्ट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ इंट्राम्यूरल गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ द बाउल। तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बाउल है, वहाँ पर जो गैंग्लियोनिक सेल्स यदि एब्सेंट है तो ये क्या है? माल रोटेशन ऑफ गट, इंटरसिसेप्शन, हिरस्प्रिंग्स डिसीज या फिर मैकल्स डायबेटिकुलम। तो ये कहलाएगी हिरस्प्रिंग्स डिसीज, जिसमें गैंग्लियोनिक जो मेगाकोलॉन्स क्या है, सेल्स हैं, एब्सेंट हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एंटीजन डज न्यूमोकोकल वैक्सीन कंटेन? कौन से टाइप के एंटीजन में न्यूमोकोकल वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया, टॉक्साइड या फिर कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स। कौन से होंगे यहाँ पर? तो वो होंगे कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज रिकॉग्नाइज्ड एट द एज ऑफ। तो जो कंजर्वेशन ऑफ लेंथ है किस एज में पता चलेगी? 9 से 12, 6 से 7, 1 से 3, 13 से 15 साल में। तो किस एज में ये है जो बच्चे की कंजर्वेशन ऑफ लेंथ? तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ लेंथ पता चलेगी 6 से 7 साल की एज में। किसमें? 6 से 7 साल की एज में। और अब यहाँ पर कंजर्वेशन लेंथ है क्या? कंजर्वेशन लेंथ का मतलब है कि बच्चे की लेंथ में किसी भी चीज़ के कारण है जो चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो किस एज में पता चलेगी? तो कंजर्वेशन लेंथ है जो जनरली मास और लेंथ है जनरली बच्चे की बॉडी के अकॉर्डिंग होगा 6 से 7 साल में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 68। द क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विथ 47 XXY, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, एक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या है? क्लीनीफेल्टर, डाउन, टर्नर या फिर बैकविथ बेडमन सिंड्रोम। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम एक क्या है? एक्स्ट्रा है। जनरली 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर XXY क्रोमोसोम है, तो क्या है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ फेलियर टू थ्राइव इन चिल्ड्रन। ऑर्गेनिक कॉज कौन सा? फेलियर टू थ्राइव, मतलब बच्चे का ना वजन बढ़ रहा ना हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या है इसका एक ऑर्गेनिक कॉज? ऑप्शन में है यहाँ पर पॉवर्टी, इलिटरेशन, इंटेस्टाइनल पैरासाइटोसिस, फॉल्टी फूड हैबिट्स। फेलियर टू थ्राइव का जो यहाँ पर मेन रीज़न होगा वो होगा इंटेस्टाइनल पैरासिटोसिस। इंटेस्टाइनल पैरासिटोसिस का मतलब है कि बच्चे के अंदर तो जो पैरासाइट्स हैं, क्या पैरासाइट्स वो डेवलप हुई, जिसके कारण बच्चा खाता पीता खूब है ना, तो उसकी हाइट बढ़ रही ना, वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग इन चिल्ड्रन। एनजी ट्यूब को लेके फॉल्स पॉइंट क्या है? पोजीशन द चाइल्ड इन हेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री आफ्टर द एनजी ट्यूब फीडिंग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फीडिंग शुड बी ऑफ 30 ml per minute in children. The food formula should be at room temperature. Cap or clamp in the indwelling NG tube. तो यहाँ पर आपका सही पॉइंट क्या होगा? फॉल्स, मतलब गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज सीहान सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो सीहान सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन? हाइपरथायरॉयडिज्म, यूट्राइन इन्वर्जन, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर सर्वाइकल इनसफिशियंसी। तो सीहान सिंड्रोम है किसका कॉम्प्लिकेशन है? तो ये है आपका PPH का। किसका? PPH का। अब इस सिंड्रोम के जो सीहान सिंड्रोम है हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। क्या है? स्टार्टिंग में ही पढ़ा है सीहान सिंड्रोम। तो जो यहाँ पर सीहान सिंड्रोम है ये जनरली जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, क्या है? जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए डिलीवरी के बाद, तब माँ में देखने को मिलेगा, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है जो प्रॉपर हार्मोन नहीं बना पाएगी, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाए, तब जो सिचुएशन एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे निकल के आएगी वो कहलाएगी आपकी सीहान सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द मोस्ट ऑब्स्टेट्रिकली सिग्निफिकेंट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट ड्यूरिंग द लेबर। तो सबसे ज़्यादा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट में ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल या फिर सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर। कौन सा होगा यहाँ पर? तो होगा आपका ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, सबसे कॉमन है।
नेक्स्ट इज द सूचर विच सेपरेट द पैराइटल एंड फ्रंटल बोन इन फीटल स्कल। सूचर्स हमने पढ़े हैं फीटल स्कल में, जो पैराइटल और फ्रंटल बोन को सेपरेट करते हैं सूचर, वो कौन से सूचर हैं? ऑप्शन में है सेजाइटल, मेटोएपिक, कोरोनल या लेम्डोइड। तो वो सूचर से आपके कोरोनल सूचर जो फ्रंटल और पैराइटल दोनों बोन्स को डिवाइड करने का काम करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड ऑन सेकेंड पोस्टनेटल डे। डिलीवरी के बाद दूसरे दिन जो आपका सीक्रेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगा? लाइना नियाग्रा, लोचिया रूब्रा, लोचिया सिरोसा या फिर लाइना अल्बा। तो वो कहलाता है लोचिया। अब यहाँ पर सिरोसा है कि रूब्रा है, सेकेंड डे हो रहा है यदि, तो वो कहलाएगा आपका लोचिया रूब्रा। क्या है? लोचिया रूब्रा, क्योंकि 3 दिन तक यही सीक्रेट डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर इज यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में शोल्डर की तरफ से डिलीवरी करते हैं, तो कौन सा मैन्यूवर अपनाया जाएगा? मैक्रोवर्ट, लॉपसेट, बर्न मार्शल, मोरिक्यूस मेलीविट मैन्यूवर। तो कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे अपनाया जाएगा? तो वो होगा यहाँ पर आपका लॉपसेट मैन्यूवर। ब्रीच डिलीवरी में शोल्डर को पहले बाहर निकालने के लिए ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर शोल्डर पहले बाहर आएंगी, तो कौन सा मैन्यूवर अपनाया जाएगा? लॉपसेट मैन्यूवर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होगा क्या? और ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, कहीं भी किसी पार्ट में हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और सबसे कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए साइट है वो क्या है? एम्पुला। जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा वहीं इम्प्लांटेशन भी हो जाना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हार्मोनल बेसिस फॉर द ऑनसेट ऑफ लेबर। सही क्या नहीं है ऑनसेट ऑफ लेबर को लेके बेस्ड ऑन द हार्मोन्स के? आर्किडोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर यहाँ पर कहा है ऑक्सीटोसिन इनहिबिट कैल्शियम बाइंडिंग एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शन, एस्ट्रोजन फॉल एंड प्रोजेस्टेरोन राइज एट टर्म। क्या है जो यहाँ पे सही नहीं है? तो वो होगा आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का भी बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन फॉल एंड प्रोजेस्टेरोन राइज एट द टर्म। यहाँ पे कहा है हार्मोनल के बेसिस पर सही नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज फाइब्रॉइड्स विच अराइजेस फ्रॉम यूट्राइन सरफेस एंड प्रोजेक्ट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। जो फाइब्रॉइड यूट्राइन सरफेस से होते हुए पेरिटोनियल कैविटी तक भी पहुंच जाते हैं, तो क्या है? इंट्राम्यूरल, सबसेरस, सबम्यूकस या फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। तो ये कौन से फाइब्रॉइड्स कहलाएंगे? कहलाएंगे सबसीरस, क्योंकि यहाँ पर है इंटरनली ही यूट्राइन सरफेस से होते हुए, कहाँ से? यूट्राइन सरफेस से होते हुए पेरिटोनियल कैविटी तक जाते हैं, तो क्या है? फाइब्रॉइड, सबसीरस फाइब्रॉइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रिट्रैक्शन ऑफ रिंग। तो रिट्रैक्शन ऑफ रिंग को लेके सही गलत पॉइंट क्या है? ऑल्सो नोन एज वेंडल्स रिंग। दूसरा है फॉर्म्स एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये भी सही है। फीचर ऑफ सबस्ट्रक्टेड लेवर रिजल्ट इन आवर कॉन्ट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन रिंग देखने को, रिट्रैक्शन रिंग को हम बंडल्स रिंग कहेंगे। ये जनरली ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा रिजल्ट इन आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करेगी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को? तो वो होगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द इथिकल प्रिंसिपल विच गाइड्स द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप प्रॉमिस। कौन सा इथिकल प्रिंसिपल है जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको गाइड करेगा कि आपको करना क्या है? जस्टिस, फिडेलिटी, बेनिफिसेंस या फिर वेरासिटी। तो होगी आपकी फिडेलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ वेद एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। वेद एनालिसिस हमने पढ़ा है इन्वेंट्री कंट्रोल में, तो इसका यहाँ पर मेन बेस क्या है? डिग्री ऑफ क्रिटिकलिटी, एनुअल कंजप्शन वैल्यू, यूनिट वैल्यू ऑफ एन आइटम या फिर कंजप्शन पैटर्न। तो
तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका डिग्री ऑफ क्रिटिकलिटी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट विच यूटिलाइज द एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल नर्सेस थ्रू सिस्टमेटिक पार्टिसिपेशन। एक इंडिविजुअल नर्स कोई सा भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है तो ये किस तरीके की केयर होगी आपकी, टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर, प्राइमरी की फंक्शनल नर्सिंग। टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट है जिसमें आपको इंडिविजुअल नर्स के तौर पर सिस्टमेटिक पार्टिसिपेशन करना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टीम नर्सिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन अ प्रिंटेड और फिक्स्ड मीडियम विच कैन हार्म अनदर पर्सनस रेपुटेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका जिसमें कुछ प्रिंटेड मटेरियल हो या फिर कुछ फिक्स्ड मीडियम हो जिसके कारण किसी पर्सन की रेपुटेशन को, मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है, तो वो क्या है, स्लैंडर है, फ्रॉड है, र्यूमर है कि लाइबल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लाइबल। क्या होगा, लाइबल। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन द जॉब स्टाफ डेवलपमेंट मेथड। कौन सा एग्जाम्पल है आपका जॉब स्टाफ डेवलपमेंट मेथड का, टेम्पररी प्रमोशन, केस स्टडी, इंसेंटिव्स या फिर रोल प्ले। तो क्या होगा, ये होगा आपका टेम्पररी प्रमोशन, मतलब आपको जब तक ज़रूरत है उस टाइम पे आपने प्रमोट कर दिया। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच टेल्स देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी कनेक्टिंग द वेरियस लेवल ऑफ द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्लियर लाइन है अथॉरिटी के बीच में, क्या है, क्लियर सिंगल लाइन है, बहुत सारे कामों को लेके एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा प्रिंसिपल पर है काम कर रहा है, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन ऑफ कमांड या फिर एस्क्रिट दी कोर्स। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है CHO और NHM में कई बार आया, आई थिंक MP ग्रुप 5 में भी आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्केलर चेन ऑफ द कमांड। नेक्स्ट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर एम टू क्लाइंट डिजायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग टूवर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस एंड पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपने कुछ काम किया तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिली, काम नहीं किया तो आपको पनिश किया गया। तो ये किस तरीके का आपका काम होगा, ये आपका कहलाएगा ट्रांससेक्शनल लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप, ट्रांससेक्शनल लीडरशिप। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट फंक्शन विच फोकस ऑन मेजरिंग रिजल्ट्स, कंपेयरिंग रिजल्ट्स with expected standard and taking corrective action for the achievement of organizational goals। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसमें आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है तो आप उसको कंपेयर करेंगे, मेजर करेंगे और नई चीज़ें क्या हो सकती थी, क्या आप और अचीव कर सकते थे, इससे उन सभी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कंट्रोलिंग मेजर्स। नेक्स्ट है the error in performance appraisal where an employer rates an employee to the low level of evaluation scale based on recent single negative attribute। देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर एक एरर आता है कि आपने यदि अच्छा काम नहीं किया तो आपको जो ग्रेड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, लो लेवल के मिलेंगे, कम मिलेंगे जब आपका इवैल्यूएशन होगा और ये आपके प्रमोशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन में है रिसेंटी इफेक्ट, हालो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट या फिर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये कहलाएगा आपका हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट स्किल विच इज एसेंशियल विथ हाई प्रायोरिटी फॉर टॉप लेवल मैनेजर। तो ये जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 से लेके इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मैंने इवन इतने आज तक इतने पेपर सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले हैं। तो हो सकता है आपको जो मैनेजमेंट की एक्स्ट्रा सेपरेट क्लास नहीं हो पाती हैं, ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर जाएं। तो टॉप लेवल मैनेजर में क्या स्किल होना चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल, टेक्निकल स्किल या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्किल, क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्किल। नेक्स्ट है आपके रिसर्च के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च टूल टू मेजर एग्जैक्टली व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। तो रिसर्च की कौन सी क्वालिटी है और कौन सा टूल है जिससे आप पता करेंगे कि आपको क्या एक एग्जैक्ट चीज़ों की ज़रूरत थी, सेंसिटिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी। तो होगी आपकी वैलिडिटी।
नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो सिंपल और लो लेवल का मैनेजमेंट क्या है, वो है नॉमिनल स्केल, कुछ भी नापना हो उसके लिए। तो यहाँ पर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95, 96 ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी आती है। मैं यहाँ पे आपको ये जो रिसर्च के क्वेश्चन है बिना एक्सप्लेन किए आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इनके लिए हम जो सेपरेट क्लास लेंगे उसमें जो आपके 20 क्वेश्चन है मैनेजमेंट और रिसर्च के, वो आपको एक सेपरेट क्लास में एक्सप्लेन किए जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको इनके आंसर ज़रूर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर है आपका कोरिलेशन, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड वैलिडेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपको एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन 93 है यहाँ पर, स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो दो क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच की जो स्ट्रेंथ है आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आप कोरिलेशन से। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच यूज नॉमिनल वेरिएबल, तो वो है आपका मोड। फिर रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन इनिशियली कलेक्ट डेटा अबाउट द प्रिज्यूम्ड कॉज एंड देन इट्स इफेक्ट ऑन द आउटकम मेजर्ड। तो किस तरीके का रिसर्च है, ये है आपका प्रोस्पेक्टिव डिजाइन। क्या है, प्रोस्पेक्टिव डिजाइन। फिर द मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड बाय रिसर्चर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट हु आर रेयर एंड हार्ड टू लोकेट। आपने सैंपल कलेक्ट किया जो कि रेयर है लेकिन पता करना बहुत ज़रूरी है, तो ये क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग है आपकी, क्वार्टा है, होमोजेनस है या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग है, तो ये कहलाएगी आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जो आपके बाकी के क्वेश्चन है ये रहे, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर आएगा यहाँ पर सी, फ्रोवेल। 99 में आपका आंसर आएगा सिंपोजियम मेथड है आपकी टीचिंग की। फिर लास्ट का है आपका चेकलिस्ट, कोई भी प्रोफिकेसी या फिर कुछ भी चीज़ें चेक करने के लिए, तो क्या है, नर्सिंग स्किल में चेकलिस्ट। तो ये था हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।